तो हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पेड़ी का विसर्जन सीखेंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन कंप्लीट करा था, तो आप उसे प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। विसर्जन का अर्थ होता है कि कानूनी रूप से धंधा बंद कर दिया जाए। ठीक है, विसर्जन का अर्थ क्या है कि कानूनी रूप से धंधा बंद कर दिया जाए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विसर्जन का अर्थ दो प्रकार से अर्थ है। सबसे पहले साझेदारी का विसर्जन है और पेड़ी का विसर्जन है। ये दोनों नाम अलग अलग है। साझेदारी का विसर्जन अलग है और पेड़ी का विसर्जन अलग है। साझेदारी के विसर्जन में क्या होता है कि कोई साझेदार निकल जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे पेड़ी चलती रहती है। पर पेड़ी का विसर्जन क्या है कि धंधा ही बंद हो जाना। ठीक है, सभी साझेदार निकल जाना और धंधा बंद हो जाना, जिसे हम क्या कहेंगे, पेड़ी का विसर्जन। तो चलिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पेड़ी और साझेदारी का विसर्जन। ठीक है, हमें पेड़ी का भी देखना है और साझेदारी का विसर्जन भी देखना है। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले लिखा है पेड़ी का विसर्जन, यानी जो धंधा चल रहा है उसका ही विसर्जन हो जाना। ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर, भारतीय साझेदारी कानून की कलम 39 के अनुसार पेड़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए तब उनके बीच साझेदारी का अंत आता है और उसे पेड़ी का विसर्जन हुआ कहेंगे। ठीक है, अगर सभी साझेदार धंधा छोड़ देते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेड़ी का विसर्जन। यानी धंधा साझेदारों ने बंद कर दिया, संपत्ति और दायित्व को चुकाकर अपना धंधा बंद कर दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, पेड़ी का विसर्जन। तो एक नंबर में इसकी डेफिनेशन आती है, तो आप लिख सकते हो कि अगर सभी साझेदार मुक्त हो जाए तब उनके बीच साझेदारी का अंत आता है और उसे पेड़ी का विसर्जन कहते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार साझेदारी का विसर्जन करके पेड़ी बंद की जाती है तब पेड़ी का विसर्जन हुआ कहेंगे। ठीक है, पेड़ी क्या कर देते हैं, बंद, जिसे हम क्या कहेंगे, पेड़ी का विसर्जन। इजी एकदम। अगर धंधा बंद होता है तो हम क्या कहेंगे, पेड़ी का विसर्जन। बी में लिखा हुआ है साझेदारी का विसर्जन। साझेदारी का विसर्जन, अभी मैंने क्या कहा, अगर कोई एक साझेदार निकलता है या उसकी मृत्यु होती है तो अन्य साझेदार धंधा चलाते हैं, जिससे पेड़ी बंद नहीं होती है। बाकी क्या होता है, साझेदारी का विसर्जन आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई एक साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन या अन्य कारणों से धंधा बंद ना किया जाए। क्या लिखा है, धंधा बंद ना किया जाए, बाकी के साझेदार धंधा चालू रखे तब पुरानी साझेदारी का विसर्जन कहेंगे। पुराने, मानो कि यहाँ पर ए, बी और सी थे, अगर सी निकलता है इसमें से, ठीक है, तो यहाँ पर पुराने साझेदारी कौन सी थी, ए बी सी की। अगर सी निकल जाता है तो अब नई साझेदारी किसके पीछे बनेगी, ए और बी की। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि पुरानी साझेदारी का विसर्जन कहेंगे। पुराने यानी पहले 3 की थी, अब कितने की रह गई, 2 की। आगे लिखा है, धंधे में से जाने वाले साझेदार के अलावा बाकी के साझेदार धंधा चालू रखते हैं। ठीक है, यदि सी निकल जाता है तो बाकी धंधा कौन संभालेगा, ए और बी संभालेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी का विसर्जन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेड़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें खाली रोजनामचा के सवाल आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आपको वही समझना है, बड़े सवाल इसमें से आते नहीं है, छोटे सवाल ही आते हैं, जिसको आपको रोजनामचा से करना रहेगा। ठीक है, खाली प्रविष्टि लिखना रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम पेड़ी का विसर्जन करते हैं तो यहाँ पर सभी संपत्ति को और दायित्व को रख लेते हैं, यानी संपत्ति को बेचेंगे और दायित्व का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो संपत्ति जब बेचेंगे तो क्या करते हैं, हम पैसा वसूल करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक वसूली खाता है, जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक है, बुक का जो पेज नंबर 286 है, उस पर हमें वसूली खाता, जिसे हम संपादन खाता भी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वसूली खाते का दूसरा नाम क्या है, तो संपादन खाता। तो यहाँ वसूली खाते का कुछ नमूना दिया गया है, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है तो आपको पूरे नंबर इसके मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम इजी चैप्टर है, कुछ करना नहीं, खाली हमको प्रविष्टि अच्छे से लिखनी है और आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। और बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के, तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम धंधा कोई बंद करते हैं तो वसूली खाता ओपन करना पड़ता है। ठीक है, वसूली खाता जब हम खोलेंगे तो वसूली खाते में संपत्ति आती है और दायित्व चुकाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम संपत्ति को देख लेते हैं।
आपको पता है कि पहले से संपत्तियां क्या होती है, उधार होती है। तो वसूली खाते में भी संपत्ति क्या होगी, उधार होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा फुटकर संपत्ति खाता। जितनी भी प्रकार की हमारी संपत्ति है वो वसूली खाते में क्या होगी, उधार। जैसे जमीन मकान, प्लांट यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनी हुंडी, लेनी हुंडी। और अन्य संपत्ति में क्या आता है, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। हमारी अदृश्य संपत्ति भी आती है अन्य संपत्ति में। इन शॉर्ट, अगर कोई भी संपत्ति है उसे हम कहाँ लिखते हैं, वसूली खाते उधार पक्ष में। अगर वसूली खाते उधार होता है तो इसका रोजनामचा करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, इन सभी के खाते क्या हो जाएगा, जमा। वसूली खाते उधार और इन सभी के खाते में क्या हो जाएगा, जमा पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमने क्या सीखा अभी, कि फुटकर संपत्ति वसूली खाते उधार पक्ष में लिखी जाती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रावधान का खाता। प्रावधान मतलब जो हमको रकम चुकाने योग्य हो, दायित्व कहलाता है। और दायित्व हमेशा जमा होता है। तो कौन से प्रावधान है, डूबत ऋण अनामत, किसाई फंड, यहाँ लिखा है देनदार पर लेनी हुंडी बट्टा अनामत। ठीक है, इन सभी को हमें रकम चुकाने पड़ती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दायित्व। और दायित्व हमेशा क्या होते हैं, जमा। इन शॉर्ट, जो भी प्रावधान के खाते होंगे, अनामत फंड जो हमको चुकाने हो, वो हम वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। अगर वसूली खाते जमा होता है तो इन सभी के खाते क्या हो जाएगा, प्रविष्टि करते समय उधार हो जाएगा। ठीक है, यदि हम खाते के ऊपर से प्रविष्टि लिखते हैं तो जो खाते में उधार पक्ष में लिखा हुआ है तो उनके खाते क्या हो जाएगा, उधार। जैसे कि वसूली खाते जमा है तो डूबोतरी अनामत खाते क्या हो जाएगा, उधार। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप खाली वसूली खाता याद करें कि वसूली खाते में संपत्ति क्या होती है, उधार। और सभी प्रावधान क्या होते हैं, जमा। ठीक है, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तीसरे का ए हमने अभी देखा। अब हम क्या देखेंगे, तीसरे का बी। जहां संपत्ति उधार होती है तो सभी दायित्व क्या हो जाएंगे, जमा। संपत्ति उधार है तो दायित्व क्या होंगे, जमा। जैसे दायित्व में क्या है, लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कारीगर, लाभ भाग फंड, चुकाना बाकी खर्च, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, दायित्व। दायित्व हमेशा चुकाए जाते हैं और दायित्व चुकाएंगे तो पैसा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, जमा पक्ष में। तो वसूली खाते में संपत्ति उधार, प्रावधान जमा और दायित्व हमारे जमा होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा, 2, 3 का है और 3 का बी, जहाँ क्या था, संपत्ति, दायित्व और प्रावधान। ठीक है, अब आगे आप सीखिएगा अच्छी तरह। तो 4A में क्या लिखा हुआ है, रोकड़, बैंक खाता और ब्रैकेट में लिखा हुआ है संपत्ति का विक्रय। तो अभी मैंने आपको कहा कि जब हम संपत्ति बेचते हैं तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते क्या हो जाएगा, जमा। इसलिए वसूली खाते के जमा पक्ष में क्या लिखा है, संपत्ति का विक्रय, रोकड़, बैंक खाता। ठीक है, रोजनामचा क्या बनता है इसका, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से। ठीक है, तो रोकड़ खाते उधार पक्ष में हम वसूली खाता लिखते हैं, तो वसूली खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, रोकड़ का। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोकड़ बैंक खाता। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, संपत्ति का विक्रय। यदि हम संपत्ति बेचते हैं तो संपत्ति जाएगी, जाए तो जमा, तो वसूली खाते में हम जमा लिखेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, और रोकड़ आती थी, रोकड़ खाता है, उसका नाम लिखा है हमने। तो रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से, ये इसका रोजनामचा हुआ। ठीक है, बी में क्या लिखा है, साझेदार का पूंजी खाता। ब्रैकेट में क्या लिखा है, साझेदार ने ली संपत्ति। यदि कोई साझेदार संपत्ति ले जाता है हमारी, तो साझेदार यहाँ पे लेने वाला है, तो साझेदार के पूंजी खाते क्या हो जाएगा, उधार, और वसूली खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो वसूली खाते के जमा पक्ष में हमने नाम किसका लिखा है, साझेदार का, तो साझेदार के पूंजी खाते जमा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 4B। आगे लिखा हुआ है 4C। 4C में क्या है, नहीं लिखी संपत्ति का विक्रय। मान लीजिए अगर हमारे पास यंत्र था बट हम लिखना भूल गए, फिर भी हमें बेचने से उसके पैसे मिलते हैं, तो रोकड़ आती है, तो रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से। ठीक है, तो वसूली खाते से में हमने क्या लिखा है, रोकड़ खाते। आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई संपत्ति नहीं थी फिर भी बेचने से अगर हमको उसके पैसे मिलते हैं तो रोकड़ आती है, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से। तो वसूली खाते से के हमने नाम क्या लिखा, रोकड़ खाता। ठीक है, इस प्रकार तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, 4A, 4B, 4C। जहाँ क्या लिखा था, संपत्ति का विक्रय, जिसका रोजनामचा क्या है, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से। तो वसूली खाते से के हमने नाम किसका लिखा, रोकड़ खाते। दूसरा क्या लिखा, साझेदार ने ली संपत्ति। यदि कोई साझेदार संपत्ति ले जाता है तो वो लेने वाला होता है। साझेदार के पूंजी खाते उधार, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो वसूली खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखा हमने, साझेदार के पूंजी खाते। लास्ट, नहीं लिखी संपत्ति का विक्रय। यदि कोई संपत्ति नहीं थी फिर भी उसको बेचने से हमें पैसे मिल जाते हैं तो हमको रोकड़ मिलती है, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते से। तो वसूली खाते से के हमने नाम किसका लिखा, रोकड़ खाते। ठीक है, यदि खाता बना रहे हैं
तो वसूली खाते में वसूली खाते का नाम आएगा नहीं। ठीक है, आपको पहले से पता है कि जो खाता हम बनाते हैं उसमें उसी का नाम कभी आता नहीं है। तो जिस कारण से होता है उस कारण का नाम हमें लिखना पड़ता है। तो अगर पैसे आए तो संपत्ति गई होगी, संपत्ति जाए तो जमा होता है, तो नाम किसका लिखेंगे? रोकड़ खाते। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसका अपोजिट। अगर संपत्ति को बेचने से पैसे मिलते हैं तो दायित्व को चुकाने से पैसे जाएंगे। ठीक है, तो 5 का लिखा है रोकड़ बैंक खाता दायित्व का भुगतान। अगर दायित्व का भुगतान हम करेंगे, ठीक है, तो रोकड़ हमारे पास से जाएगी, जाए तो जमा, तो रोकड़ खाते जमा हो जाएगा, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार। इसलिए वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने क्या नाम लिखा? रोकड़ खाते। अगर आप चुकाओगे तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार। रोकड़ जाएगी रोकड़ खाते से, तो वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम किसका लिखा है? रोकड़ खाते का। ठीक है, तो रोकड़ का भुगतान। यहाँ बेच रहे थे तो पैसे मिल रहे थे, यहाँ चुका रहे हैं तो पैसे जाएंगे, जाए तो जमा। आ रहा था इसलिए उधार करा, वसूली खाते से करा। जा रहा है तो वसूली खाते उधार करा, रोकड़ खाते से करा। ठीक है, आगे लिखा है साझेदार का पूंजी खाता, ब्रैकेट में लिखा है साझेदार ने स्वीकार किया दायित्व। यदि कोई साझेदार दायित्व चुकाता है हमारा, तो साझेदार यहाँ पे देने वाला हुआ, तो साझेदार के पूंजी खाते क्या हो जाएगा? से, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार। इसलिए वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम किसका लिखा? साझेदार के पूंजी खाते। तो मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। आगे क्या लिखा है? नहीं लिखी जिम्मेदारी का भुगतान। मान लीजिए हमारे पास आयकर का प्रावधान था, हमें पता नहीं था, जब हमने पेड़ी बंद करी तो हमें पता चला कि आयकर के चुकाने हैं, तो चुकाएंगे तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो जमा करेंगे, तो रोकड़ खाते जमा हो जाएगा, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार। तो वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम किसका लिखा? रोकड़ खाते का। ठीक है, तो नहीं लिखी जिम्मेदारी का भुगतान। अगर लिखना भूल गए फिर भी हमको दायित्व तो चुकाना ही पड़ता है, चुकाएंगे तो पैसे जाएंगे, रोकड़ खाते जमा करेंगे तो वसूली खाते हो जाएगा उधार, तो उधार पक्ष में हमने नाम लिखा रोकड़ खाते। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? A 4A 4B 4C 5A 5B और 5C। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको परेशानी हो रही तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? 6A, यहाँ लिखा है विसर्जन खर्च का भुगतान। जब आप सवाल करोगे तो वहाँ पे विसर्जन खर्च करके आएगा। अगर कोई भी खर्च अगर हम चुकाते हैं तो रोकड़ हमेशा हमारे पास से जाती है, जाए तो जमा, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार। तो वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम क्या लिखा है? रोकड़ खाते। ठीक है, अगर कोई भी खर्च चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, तो वसूली खाते उधार, रोकड़ खाते से, तो वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम किसका लिखा? रोकड़ खाते। ठीक है, यहाँ लिखा है साझेदार का पूंजी खाता, ब्रैकेट में लिखा है साझेदार का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब है जब धंधे में, यहाँ पर वसूली खाते में ऐसा है कि जब धंधे में संपत्ति कम हो और दायित्व अधिक हो जाए, तो यहाँ पे दायित्व चुकाना कौन स्वीकार करता है? साझेदार। तो साझेदार को चुकाना पड़ता है कुछ पारिश्रमिक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे लिखा है साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार को पारिश्रमिक, तो वो देने वाला बन जाता है यहाँ पर हमारा दायित्व। देने वाले खाते क्या हो जाता है? जमा, तो साझेदार के पूंजी खाते जमा हो जाता है, वसूली खाते क्या हो जाता है? उधार। तो वसूली खाते के उधार पक्ष में हमने नाम किसका लिखा? साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने सीखे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आए होंगे। लास्ट में जो पॉइंट है 8A और 8B, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले आपको टोटल करना है, जो पक्ष का टोटल ज़्यादा है सवाल करने के बाद टोटल करेंगे। जो पक्ष का टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखते हैं। मान लीजिए अगर इधर टोटल ज़्यादा आया तो दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से ये सब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो भी निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? लाभ। ठीक है, क्या कहेंगे? लाभ, जो साझेदार को आपस में बांट देंगे। और मान लीजिए अगर उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोनों तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पे जो शेष निकलेगी उसके हम क्या कहेंगे? हानि। ठीक है, इसे भी हम साझेदार में बांट देंगे। ये तो आपको पता ही है कि अगर इस तरफ का शेष निकल रही है जिसे हम क्या कहेंगे? लाभ, और यहाँ निकलती है तो हानि। तो इस प्रकार हमने संपादन या वसूली खाते को समझा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि नियम तो हमारे 11वीं वाले ही लगते हैं। ठीक है, प्रविष्टि आपको लिख के बताई मैंने, आपको खाली ये पढ़ना है संपत्ति का विक्रय, साझेदार ने ली संपत्ति, दायित्व का भुगतान, साझेदार ने स्वीकार किया दायित्व। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सवाल अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अब हम इसके सवाल सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।